Greetings everyone, how are you doing? I hope all of you are doing well. So, today we are going to read the third chapter of our book Honeydew Glimpses of the Past. Glimpses का मीनिंग क्या होता है? ग्लिम्पसेस का मीनिंग होता है झलक, किसी चीज़ की झलक मिलना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें अपने पास्ट की झलक मिलने वाली है, यानी हमें अपनी हिस्ट्री की झलक मिलने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो है जो टाइम पीरियड है वो है 1757 से 1857 के बीच में जो इंसिडेंसेस हुए हैं उनकी हमें एक पिक्टोरियल ग्लिम्प्स इस चैप्टर में मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है बिफोर यू रीड सेक्शन, ओके। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। तो यहाँ पर कुछ हमें पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस मिलेंगी, यानी कि कुछ पिक्चर्स से हमें कुछ झलक मिलने वाली है हमारी कंट्री की हिस्ट्री की। और वो पीरियड क्या है? 1757 से 1857, ओके। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई यू अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस दैट लैड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये पिक्चर्स और कुछ स्पीच बबल्स जो दिए हुए हैं, स्पीच बबल्स क्या होते हैं? ये देखो यहाँ पर जैसे बबल्स बना के उनमें स्पीचेस दी हुई हैं। तो ये हमें इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिन कंडीशंस की वजह से हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए एक पिक्चर दी हुई है कहाँ की? अ फंक्शन इन दिल्ली की, ओके। सबसे पहले हमें एक वर्ड दिया हुआ है द मार्टर। मार्टर क्या होते हैं? शहीद, जो अपने नेशन के लिए या अपने रिलीजन के लिए शहीद हो जाते हैं जो व्यक्ति, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मार्टर बोलते हैं। एज अ फंक्शन, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, एक फंक्शन हो रहा है दिल्ली में, उसकी पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए ये लता मंगेशकर जी हैं, ये जो खड़ी हुई हैं, ठीक है। लता मंगेशकर जी एक सॉन्ग गा रही हैं इस फंक्शन में दिल्ली में। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? हमने हिंदी में, हम ये सॉन्ग बहुत अच्छे से हम सभी को आता है। कौन सा सॉन्ग है? ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी। नीचे भी देखो कुछ पिक्चर्स हमें दिखाई गई है हमारे शहीदों की, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सभी की पिक्चर्स यहाँ दी हुई है। जैसे भगत सिंह जी हैं, गांधी जी हैं, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी हैं। तो ये पिक्चर्स हमें दिखाई गई हैं कि किन किन लीडर्स ने हमारे इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। सो सेकेंड पिक्चर में देखो द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय, कंपनी की विजय। अब कंपनी क्या थी? हम सभी जानते हैं कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक कंपनी सेट कर ली थी। विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। तो क्या कहा गया है कि अपने सुपीरियर वेपन्स के साथ, सुपीरियर वेपन क्या हो गई? सबसे पहली चीज़ तो उनकी जो गन्स वगैरह थी वो भी हमसे सुपीरियर थी, एडवांस उनके पास गन्स थी। तो उन गन्स की हेल्प से और उसके साथ साथ उनकी जो चालाकियां हैं उसे भी हम सुपीरियर वेपन कह सकते हैं कि उन लोगों ने जो नीतियां अपनाई हम लोगों के ऊपर अधिकार जमाने के लिए, उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं? उनके सुपीरियर वेपन कह सकते हैं, जो ट्रिक्स वो यूज़ करते थे इंडियंस के ऊपर, ठीक है। तो अपनी सुपीरियर वेपन्स की हेल्प से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी उन्होंने सेट की थी, उस कंपनी का क्या नाम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। तो इनकी जो कंपनी थी वो 18वीं शताब्दी में अपनी पावर्स को बढ़ा रही थी, ठीक है। ये देखो ये मैप हमें दिखाया हुआ है 1765 में इंडिया कैसा था। ये जो पिंक कलर का जो पोर्शन हमें दिखाया गया है, इस पर ये क्या है? ब्रिटिश टेरिटरी है। दैट मीन्स कि ब्रिटिश लोगों ने इतने हिस्से पर कब्जा कर लिया और आगे आने वाले समय में ये भारत के और भी हिस्सों पर कब्जा करने वाले हैं। और जो पिंक येलो कलर में जो दिखाया हुआ है वो इंडियन प्रिंसेस की टेरिटरी है, ओके। सो देखिए यहाँ पर इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। वो कहता है कि इंडियन प्रिंसेस जो थे वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर के बारे में ना सोच सके, अभी जो घटनाएं हो रही हैं उनको फ्यूचर के साथ लिंक ना कर सके, सिर्फ अभी का फ़ायदा देखे और ये ना देखे कि इस काम से हमें उस इंसान को फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, उसको बेनिफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। तो हमारे इंडिया के जो प्रिंस थे, उन लोगों ने, जो ब्रिटिश उस समय जो घटना जो भी काम कर रहे थे, उनको मतलब मोस्टली जो इंडियन प्रिंसेस थे वो ये नहीं देख पाए कि फाइनली इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ये एक किसी राजा का पैलेस दिखाया गया है, वहाँ दरबार लगा हुआ है और कुछ लोग उनसे क्या बातें कर रहे हैं राजा से। दैट अपस्टार्ट राजा भा से वो कह रहा है कि वो अपस्टार्ट मतलब कि कोई भी जो व्यक्ति किसी फील्ड में नया आता है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि वो कल का नवाब,
कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। और वो क्या कह रहा है कि इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, मतलब इंग्लिश जो अंग्रेज़ जो हैं व्यापारी हैं उन्हें बुलाओ, वो मेरी मदद करेंगे। किस चीज़ में? वो मेरी मदद करेंगे उसे हराने में, ठीक है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और वो क्या कह रहा है कि इस तरह की रोज़ की लड़ाइयों की वजह से लोगों के बीच में कोई भी शांति नहीं है। तो देखो कितनी बेवकूफ़ी वो दिखा रहा है कि अपने ही देश के दूसरे राजा को हराने के लिए वो अंग्रेज़ों से मदद ले रहा है, और वो ये नहीं देख रहा कि फ़ाइनली क्या होने वाला है, ठीक है। फाइनली अंग्रेज़ लोग ही इस सारी पावर को हथिया लेंगे, तो ये चीज़ वो नहीं देख पा रहे हैं। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes। तो rivalries किसे कहा गया है कि उस समय में जो राजा एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जो compete कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करने लगे। किस तरह से? वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और किसकी मदद ले रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ले रहे थे। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक एक करके इंडिया के सारे प्रिंसेस को कमज़ोर बना दिया, उन्हें सबड्यू मतलब उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, उन्हें कमज़ोर बना दिया, उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। फार सीइंग मतलब जो दूरदर्शी हो, जो दूर के जो परिणाम हैं उनको देख सके कि भाई फ्यूचर में इन सब बातों के क्या परिणाम होने वाले हैं, उसे हम फार सीइंग कहते हैं। तो कहते हैं कि टीपू सुल्तान जो एक फार सीइंग रूलर थे, उन्होंने इन सब घटनाओं को समझा और उन्होंने ब्रिटिश लोगों के साथ फाइट की और वो उनसे लड़ते लड़ते मर गए। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट। और अब ये जो विजय, जो अंग्रेज जो लोग लड़ाइयाँ जो कर रहे थे और उनमें जो उन्हें जीत मिल रही थी, उनके ऊपर इंडियंस का क्या रिएक्शन था वो देखते हैं। ये देखिए आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं जब ये फाइट्स जो हो रही हैं उनके बारे में। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। लोगों को क्या लग रहा है कि अब हमारे देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी और अब यहाँ कोई भी लूटपाट नहीं होगी। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। और ये क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने भेजा इन ब्रिटिश लोगों को। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। और वो क्या कह रहा है कि हमारा जो भाग्य है वो इनसे जुड़ा हुआ है। तो देखो कुछ अंग्रेज़ों की सोच क्या है, कुछ इंडियंस की सोच क्या है कि जो अंग्रेज़ हैं उनका आना उन्हें क्या लगा, अच्छा लगा। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें भेजा है ताकि उनके देश में शांति हो सके, लूटपाट बंद हो सके। जबकि कुछ लोगों का देखो, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डीथ्रोन्ड आवर किंग्स। अब लोग बातें कर रहे हैं कि इन गोरे लोगों ने या तो हमारे राजाओं को मार दिया है या उन्हें राजगद्दी से उतार दिया गया। डीथ्रोन मतलब थ्रोन से उतार देना, राजगद्दी से या उसके पद से उन्हें हटा देना, ठीक है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। अब वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि ठीक है कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन कम से कम वो हमारी इस धरती के लोग थे, ठीक है भाई, इंडिया के ही थे, इंडियंस थे, हमारे देश के लोग थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। लेकिन अब हम जो है विदेशी लोगों के गुलाम बन गए हैं। तो देखो कुछ लोगों की अलग अलग ओपिनियन है सभी लोगों के। कुछ लोगों को लग रहा है कि अंग्रेज़ों का आना अच्छा है, उन्होंने मदद की है, जबकि कुछ समझदार लोग जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि कम से कम वो हमारे राजा थे लेकिन ये लोग तो विदेशी हैं और अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। थर्ड पार्ट देखिए, ब्रिटिश रूल। दैट मीन्स कि अब किसका रूल शुरू हो गया इंडिया में? ब्रिटिश लोगों का। पहले तो सिर्फ वो एक कंपनी बन के आए, धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर्स बढ़ानी शुरू की, अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन अब क्या हुआ, अब उन लोगों ने अपना शासन ही चलाना शुरू कर दिया है, मतलब वो लोग रूल करने लग गए हैं। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब देखिए इस दौरान हमारे जो रिलीजियस जो लीडर थे वो क्या कर रहे थे, वो किस चीज़ के उपदेश दे रहे थे? अनटचेबिलिटी के, मतलब छुआछूत के, कि भाई ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का है। और चाइल्ड मैरिज के बारे में उन्होंने उपदेश देने शुरू किए कि भाई छोटे बच्चों की मैरिज करवा देते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेज हिज रिलीजन। अब देखिए यहाँ पर प्रीचर्स जो हैं, रिलीजियस जो लीडर्स हैं, वो क्या प्रीच कर रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं कि जो भी समुद्र को पार करता है, ठीक है ना, समुद्र को पार करके दूसरी जगह जाता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। और ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि संसार में जितनी भी मिसरीज हैं, जितने भी दुख हैं, उन सब का कारण कौन है? औरत है। तो इस तरह के अंधविश्वास जो है उस समय में भारत में फैले हुए थे। The truth was that Indian had lost self-respect. The British scorned them. लेकिन अब सच क्या था? सच ये था कि इंडियन जो लोग थे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब उनका जो आत्मसम्मान था वो खो चुका था और जो ब्रिटिश लोग हैं वो उनसे घृणा करते थे।
द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब देखो अंग्रेज आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि नेटिव्स मतलब यहाँ के जो इंडिया के जो रहने वाले लोग हैं वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है, उन्हें विश्वास करने लायक नहीं है और ना ही वो ईमानदार हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। और यहाँ पर देखो वो क्या कह रहा है कि आप सच कह रहे हैं योर ऑनर, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। ठीक है। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश wanted quick profit, their heavy taxes forced farmer to abandon their fields। अब देखिए बीइंग मर्चेंट्स, क्योंकि वो व्यापारी थे तो ब्रिटिश लोग जो थे वो क्विक प्रॉफिट चाहते थे, बहुत जल्दी प्रॉफिट चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अबैंडन देयर फील्ड्स। और उनके जो हैवी टैक्सेस थे मतलब जो उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो टैक्सेस फार्मर्स पर लगाए, इस वजह से फार्मर्स जो थे वो बेचारे मजबूर हो गए अपने खेत को छोड़ करके जाने के लिए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। देखो यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर एक किसान क्या कह रहा है कि तुम्हारे लोग जो हैं वो मेरी सारी फसल ले रहे हैं। और अंग्रेज उन्हें क्या रिप्लाई कर रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। और देखो अंग्रेज क्या रिप्लाई कर रहा है कि तुम अभी भी एरियर्स में, यानी अभी भी तुम कर्ज में हो, और अगर तुमने अगले हफ्ते ये कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। ठीक है, आगे देखो। Still, the British invented other method विच गेव देम मोर प्रॉफिट। कहता है कि और इसके बावजूद भी ब्रिटिश लोगों ने और भी नए नए मेथड्स इन्वेंट किए, नए नए तरीके निकाले जिससे वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव द एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो गुड्स इंग्लैंड में बनेंगे, जो भी सामान इंग्लैंड में बनेगा, उन्हें इंडिया में लाते समय उनके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि अ गुड आइडिया। तो मतलब क्या हुआ कि वो लोग जब अपना सामान हमारे इंडिया में लेकर के आ रहे थे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था, जिससे अंग्रेज़ों को और भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। और इस तरह के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून बनाए गए उन्होंने क्या किया, हमारी जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडिया का जो व्यापार था उसको कुचलना शुरू कर दिया। इनएविटेबली फेमाइन फॉलोव्ड। अब वो क्या कह रहा है कि और इन सब के साथ साथ क्या आ गया, फेमाइन मतलब अकाल, भूखमरी। ठीक है, तो इनएविटेबली फेमाइन फॉलोव्ड। और इसके बाद जो है जो जिस तरह की मतलब ये घटनाएं इंडिया में चल रही थी, अंग्रेज़ लोगों ने पहले ही सब कुछ इतना बेकार कर दिया था इंडियंस के लिए, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में अकाल भी आ गया। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियन जो हैं वो भूख से मर गए। स्टारवेशन मतलब भूख। द ब्रिटिश पॉलिसीज़ रून्ड द एक्सपर्ट्स, आर्टिसन एंड देयर बिजनेस। और जो ब्रिटिश लोगों की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने क्या किया, जो एक्सपर्ट आर्टिशंस थे, आर्टिशंस मतलब जो कलाकार हमारे यहाँ के थे, ठीक है, और जो बिज़नेस थे उन सबको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इस तरह की पॉलिसीज़ ब्रिटिश लोग लेकर के आए। राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। ठीक है, तो राम मोहन रॉय कौन थे, एक बहुत ही ग्रेट सोशल रिफॉर्मर वो थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। देखो, राम मोहन रॉय अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल। कहाँ से थे वो, बंगाल से थे। और लर्न मतलब पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। उन्होंने इस बात को समझा कि कंट्री, अपने देश के अंदर क्या गड़बड़ है, क्या गलत चल रहा है। और उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, कि चलो हम एक दूसरे से घृणा ना करें, खुद से घृणा ना करें। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। और वो क्या समझा रहे हैं कि हमारा जो पुराना कल्चर है वो बहुत ही महान है, बहुत ग्रेट है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और वो क्या कहता है कि हम जो है बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां लेने के काबिल हैं, हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूनिंग अस। वो क्या कहते हैं, देखिए अभी हमने थोड़ा पहले पढ़ा था कि उस टाइम पे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो किस तरह की प्रीचिंग्स कर रहे थे, क्या प्रीच कर रहे थे, वो क्या उपदेश दे रहे थे कि चाइल्ड मैरिज के उपदेश दे रहे थे, अनटचेबिलिटी के उपदेश दे रहे थे। कोई बोल रहा था कि औरतें दुखों का कारण है, ठीक है, तो ये सब, और कि भाई समुद्र में पार करके चले जाओगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सब जो अंधविश्वास थे उसकी वजह से जो इंडिया के लोग हैं वो पीछे जा रहे थे। इस वजह से राम मोहन राय ने इस बात को समझा और उन्होंने लोगों को समझाया कि हमें खुद से घृणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि देखो अंग्रेज़ों ने इंडियंस को ये विश्वास दिला दिया था कि वो एक ऊंची जाति के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और इंडियंस बेकार लोग हैं। ठीक है, वो मतलब इंडियंस को क्या कहते थे कि तुम किसी लायक नहीं हो, हम तुमसे महान हैं, हम ग्रेट हैं। तो शायद इंडियंस को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था। तो राजा राम मोहन राय ने उन्हें समझाया कि हम जो हैं, हमारी संस्कृति बहुत महान थी, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, वो काबिलियत है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को सुधारना होगा। और ये जो अंधविश्वास हैं वो हमारे समाज को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, और उन्होंने अब देखो अपनी वाइफ उमा को भी वो क्या समझा रहे हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज़ सेम, कि गायें जो है वो अलग अलग रंगों की होती है, काली भी होती है, सफ़ेद भी होती है, लेकिन उनका मिल्क सभी का एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग ओपिनियन हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, मतलब कि सभी गुरु अलग अलग तरह से अपने उपदेश देते हैं, लेकिन सभी धर्मों का जो एसेंस, जो सार है, वो एक ही है। जैसे सभी धर्म अच्छे कर्म करने के बारे में बताते हैं, बुरे कर्मों से हमें रोकते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और राजा राम मोहन राय जो थे वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और उनका क्या मानना था कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। साइंटिफिक का मतलब कि उसका कोई तर्क होना चाहिए जो भी नॉलेज है। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वट मेड द ब्रिटिश पावरफुल एंड टोल्ड देम। और देखो अब उसने क्या किया, जो अंधविश्वास माना जाता था कि क्रॉस, अगर सी कोई क्रॉस करेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उन्होंने समुद्रों को पार करके इंग्लैंड गए और वहाँ जा कर के देखा कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ब्रिटिश लोग जो है वो पावरफुल बन गए। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ पर वो उनको क्या कहता है, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको अपने रूलर्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको जो है सब्जेक्ट्स मतलब अपनी प्रजा, कि यदि आप जो है हमारे राजा बन रहे हैं तो आपको हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, और आपको ये भी याद रखना होगा कि एक शासक का उसकी प्रजा के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि आपको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां भी आपको समझनी होंगी कि अपनी प्रजा के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर भी शुरू किए, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्हें उन पर शक होने लगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 1823 में उनके न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया। तो फिफ्थ पार्ट देखिए, ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, किसी का शोषण करना। ठीक है, बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियन, लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने भारत के लोगों का शोषण शुरू रखा, जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, और 1818 में उन्होंने थर्ड रेगुलेशन पास किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, और इस कानून के अनुसार किसी भी इंडियन को कोर्ट में ट्रायल किए बिना, मतलब कोर्ट में उसकी सुनवाई के बिना ही उसको सीधे जेल में डाल दिया जा सकता था। अब देखिए हम लोग किसी को भी जेल कब होती है, पहले उसे कोर्ट लेकर के जाया जाता है, वहाँ उस पर मुकदमा होता है और उसके बाद उसे जेल होती है। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या रूल निकाल दिया कि इंडियंस को जो है बिना किसी मुकदमे के सीधे जेल हो जाएगी। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business, और हमेशा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें इंडिया में अच्छी सैलरी मिलती थी, और उनके जो प्राइवेट बिजनेस थे उनमें भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनको फ्लरिश कर रहे थे, वो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, और 1829 आते आते ब्रिटेन जो है वो भारत में लगभग 7 करोड़ रुपए का जो गुड्स, मतलब कि जो बेचने के लिए जो सामान वो बनाते थे, तो वो लगभग कितने 7 करोड़ रुपए तक का सामान वो हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, और जो ब्रिटिश लोग थे वो कंपनी की लूट पर, मतलब कंपनी जो लूटपाट मचाती थी, किसी की ज़मीन छीन ली या टैक्सेस ले लिया, इन सब के ऊपर ब्रिटिश जो है वो प्रॉस्पर कर रहे थे, मतलब धनवान बनते जा रहे थे। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज़ बिगिन टू डाई, जबकि उनकी घटिया पॉलिसीज़ की वजह से जो भारत की जो इंडस्ट्री थी हमारी वो बिल्कुल तबाह होने लग गई थी। गवर्नर जनरल बैंकेट रिपोर्टेड बैक होम, और ये देखो एक गवर्नर जनरल की रिपोर्ट है। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि भारत के जो प्लेन्स हैं, मतलब भारत की जो धरती है वो पूरी किससे भरी हुई है, कॉटन वीवर्स से भरी हुई है।
नेक्स्ट है डिससेटिस्फेक्शन। अब जब लोगों के अंदर असंतोष आ जाता है तब की स्टोरी देखिए क्या है। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो इंडियन जो एजुकेशन थी वो कौन कौन सी लैंग्वेज में थी, पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज में थी। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। लेकिन 1835 में एक इंग्लिशमैन जो था उसने एक चेंज सजेस्ट किया। मैकॉले ने, हम सब जानते हैं कि मैकॉले जो है उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया की एजुकेशन में। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उसने क्या सजेशन दिया कि हमें यहाँ के नेटिव्स मतलब भारत के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। और यहाँ देखो अंग्रेज जो कंपनी जो है वो कहते हैं कि आई एग्री, वो मान गए इस बात को। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गिव पैटी जॉब्स अंडर देम। और इंग्लिश एजुकेशन ने ऐसे क्लर्क हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किए जिन्हें अंग्रेज़ों ने अपने नीचे छोटे मोटे काम पर रखना शुरू कर दिया। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। और इससे क्या हुआ कि भारत में जो है एक नई जनरेशन पैदा हो गई, किसकी, इंटेलेक्चुअल्स की, मतलब बुद्धिमान लोगों की। क्योंकि अब वो लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, उन्हें इंग्लिश भी आने लग गई थी और वो लोग अंग्रेज़ों की बातों को भी समझने लग गए थे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब देखो ये आपस में क्या बात कर रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को भी शिक्षा देनी चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और हमें उनके हालातों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उसके लिए हमें, ग्रीवेंस मतलब अपनी नाराज़गी, और उसके लिए हमें अपनी नाराज़गी ब्रिटिश पार्लियामेंट को जतानी चाहिए। By 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल इंडिया। और 1856 तक जो ब्रिटिश लोग जो हैं उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया था, पूरे इंडिया को जीत लिया था। अब देखो जो रेड एरिया है वो क्या है, पूरा ब्रिटिश एरिया है, ठीक है। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। और अब जो ब्रिटिश लोग थे उन्हें भारत के लोगों की ज़रूरत के बारे में कोई चिंता ही नहीं थी, उन्हें कोई कंसर्न ही नहीं था। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब। अब लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं कि जो हमारे राजा हैं वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतलियाँ बन गए हैं और हम अपने पुराने जितने भी उनके काम थे उन सब काम को हम खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और हम अपनी ज़मीन भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब वहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है कि तुम सिर्फ बातें करते हो, उन्हें यहाँ से भगाने के लिए कुछ करो। द स्पार्क्स, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रून द पीजेंट्स। अब जो टैक्सेस उन पर लगाए गए थे किसानों पर, वो लगातार किसानों को बर्बाद करते रहे। इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। और बंगाल में जो संथल्स थे जिन्होंने नए ज़मीन के कानून की वजह से अपनी ज़मीन खो दी थी, अपने खेत खो दिए थे, बिकेम डेस्परेट, वो बहुत निराश हो गए। ओके, इन 1855 और 1855 में दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और 1985 में वो एक रिबेलियन यानी विरोध में खड़े हुए एंड दे मैसेकर्ड होता है लोगों को बहुत सारी संख्या में एक साथ मार देना, ठीक है। तो उन्होंने यूरोपियंस को मारना शुरू कर दिया और उनके सपोर्टर्स को भी मारना शुरू कर दिया। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वहाँ पर भी डिसकंटेंट मतलब असंतोष वहाँ पर भी बढ़ता जा रहा था। ब्रूइंग मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में किन के बीच में बढ़ रहा था डिसकंटेंट, जो इंडियन लोग वहाँ पर थे उनके बीच में। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो वाइट जो सोल्जर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, रहने के लिए जगह मिलती है। देखो ये इंडियंस लोग आपस में कह रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि वाइट और इंडियंस के बीच में डिफरेंस था, वहाँ पर उन लोगों के बीच में भेदभाव किया जा रहा था। सैलरी वाइट्स को ज़्यादा दी जा रही थी, उन्हें ज़्यादा सुविधाएँ दी जा रही थी, जिस वजह से इंडियन जो आर्मी थी वहाँ पर, मतलब इंडियंस जो लोग थे उस आर्मी में, कंपनी की में, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष आ गया। वाइल वी गेट पीटीएंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि वो क्या कह रहे हैं कि हमें बहुत कम जो है सैलरी मिलती है, नाम मात्र, और प्रमोशन भी बहुत धीरे धीरे मिलता है।
द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन। और अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि ये अंग्रेज जो हैं ये हमें समुद्र पार करने के लिए कहते हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। अब वो टोपी वाला किन्हें कहा गया, अंग्रेजों को। तो वो कहते हैं कि ये टोपी वाले कौन होते हैं, हमारे पुराने रीति रिवाजों को ख़त्म करने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। और अब लोगों के मन में क्या आ गया कि हमें इन अंग्रेज लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। सिपोय मंगल अटैक्ड द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। और अब जो सिपोय मंगल पांडे थे, मतलब मंगल पांडे नाम के जो सिपाही थे, उन्होंने अपने एजुटेंट मतलब उनके जो आर्मी में एक ऑफिसर थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड। और इसके बाद हज़ारों जो सिपाही हैं उन्होंने विद्रोह किया। दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, जिसकी वजह से उनकी यूनिफॉर्म उतार ली गई। दैट मीन्स कि उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उन्हें वहाँ बेइज्जत किया गया, ठीक है, उनकी यूनिफॉर्म उतारी गई, उन्हें बेइज्जत किया गया और साथ साथ उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। आगे देखिए। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। बहुत कम जो अंग्रेज़ लोग हैं उन्होंने कोशिश की थी कि वो अंग्रेज मतलब जो इंडिया के जो लोग हैं उनके कस्टम्स मतलब उनके रीति रिवाज़ों को समझ सकें या भारत के लोगों के दिमाग को समझ सकें, मतलब उनके सेंटिमेंट्स को समझ सकें, ऐसी किसी ने कोशिश नहीं की। फ्यू इंग्लिशमैन, फ्यू जहाँ लिखा होता है मतलब ना के बराबर, बहुत कम लोगों ने ऐसा किया। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस पिग। अब देखो यहाँ पर ये आदमी उन्हें बता रहा है कि अरे प्राउड ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जिन्हें अपने धर्म पर बड़ा गर्व होता है, तो कहता है कि अरे ब्राह्मण सोल्जर, क्या तुम्हें पता है कि जो बुलेट्स तुम्हें अपने मुंह से छीलनी पड़ती है, बाइट करना पड़ता है जिन्हें, उनके अंदर सूअर और गाय का मांस लगा हुआ है। अब वो कहता है कि व्हाट। और नेक्स्ट देखो, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। ये क्या कह रहा है कि इन गोरे लोगों ने हमें भी धोखा दिया। देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या कह रहे हैं कि इन्होंने हमें भी धोखा दिया, क्योंकि ये क्या था, उनके धर्म के खिलाफ था। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service। और जल्दी ही गांव से गांव मतलब एक गांव से दूसरे गांव तक चपातीस भेजी गई थी, रोटियां भेजी गई थी, ये बताने के लिए कि उनके जो राजा हैं उन्हें उन लोगों की सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और देखो यहाँ पर वो जब चपाती देने आ रहा है तो वहाँ पर किसी विलेज का लगा लो वो प्रधान है, वो क्या कह रहा है कि हाँ मेरे गांव के सभी लोग जो हैं वो आपका साथ देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, वो सब रेडी हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर वर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। और इसी तरह से जो इंडिया के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जो सैनिक थे, उन्होंने आपस में क्या सर्कुलेट किया था, सर्कुलेट मतलब बांटना, उन्होंने लोटस फ्लावर कमल का फूल जो है सर्कुलेट किया। और यहाँ पर नारे लगा रहे हैं लोग, डेथ टू द फॉरेनर्स, की जो फॉरेनर्स हैं वो उनकी मृत्यु हो जाए। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट। और अब जो मासेस मतलब जो वहाँ जितनी भी जनता थी उन सब ने क्या किया, ये जो पैट्रियट्स थे मतलब जो देशभक्त लोग थे उन्हें मदद करनी शुरू की, उन्हें रहने के लिए जगह देनी शुरू की। क्योंकि देखो जो क्रांतिकारी थे उन्हें छुपने के लिए जगह चाहिए होती थी, क्योंकि अंग्रेज़ तो उन्हें पकड़ पकड़ करके मार रहे थे या जेल में डाल रहे थे। तो लोगों ने उनकी, जो लोग खुद क्रांति नहीं कर पा रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो उन्हें हेल्प कर रहे थे, उन्हें रहने के लिए जगह दे रहे थे, या जो भी पैसों से जिस भी तरह से हेल्प कर पाते थे वो हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, रिवोल्ट 1857। अब 1857 में जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था उसके बारे में। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। और उसके बाद जो है एक मेरठ में एक बिल्कुल हिंसक जो है क्रांति होती है। द सिपाही मार्च टू दिल्ली। और जितने भी सिपाही थे वो सब दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर देखो वो सभी इकट्ठे हो गए हैं। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। और दिल्ली में जो राजा बैठे हुए थे बहादुर शाह, उन सबको वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो राजा हैं वो उनकी आयु लंबी हो, या राजा की जय हो बहादुर शाह की। तो वो लोग वहाँ जा कर के उनको मतलब सब इकट्ठे हो गए हैं, मिल गए हैं लड़ाई करने के लिए। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर। और इस तरह से जो विद्रोह था वो फैलता गया। Many landlords had lost their land because of the British policies and they were sore। अब बहुत सारे ज़मींदार लोग जो हैं उनकी भी ज़मीन जो है खो गई, मतलब छीन ली गई थी
या वो अपनी ज़मीन खो चुके थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से। मतलब ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी, जैसे एक पॉलिसी उनकी थी कि जिसको अपनी संतान नहीं होगी उनकी ज़मीन जो है वो ब्रिटिश लोगों की कंपनी की हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो इस तरह से बहुत से ज़मींदारों ने भी अपनी ज़मीन खोई थी। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, अब लोग देखो आपस में बात कर रहे हैं कि इन अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, और वो क्या कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब लोग आपस में जा कर के बातें कर रहे हैं कि देखो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कितना बुरा किया है, और इस तरह से वो क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। द फाइट फॉर द फ्रीडम, मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। अब बहुत से जो शासक थे, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हमें दिया गया है बेगम हज़रत, ठीक है, वो सभी बिटर मतलब बहुत गुस्से में थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, देखिए बेगम जो हज़रत हैं वो क्या कह रहे हैं कि इन गोरे लोगों ने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला एंड फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, अब कुछ जो पॉपुलर लीडर्स थे उनके जैसे नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मौलवी अहमदुल्ला एंड फैज़ाबाद, उन्होंने लोगों को बताया राइज ब्रदर राइज द अंग्रेज इज़ रूनिंग आवर लैंड, कि भाइयों खड़े हो जाओ इनके विरुद्ध, ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह से सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, लोग जो है भाषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं एक दूसरे को कि अब हमें इन अंग्रेज़ों से लड़ना होगा। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, और उन्होंने जो है इन सब लोगों ने क्या किया, ये जो पूरा एक क्रांति चल रही थी सब लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया, सब लोग मिल करके इन फॉरेनर्स मतलब विदेशों के खिलाफ लड़ने लगे। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड अहमदाबाद इलाहाबाद, और पीपल जो है हर जगह से लोग, बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से, हर तरफ से लोग जो है जुड़ने लगे, सभी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। जस्ट अ मिनट। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अब देखो अजीमुल्ला खान जो है वो तात्या टोपे से क्या कह रहे हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कह रहे हैं कि हमें पेशवा नाना साहब को अपना लीडर बना लेना चाहिए इस आज़ादी की लड़ाई में। द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battle all over North India. Okay, so the patriot pounced upon the British and fought pitched battle all over the India. इस तरह से जितने भी जो देशभक्त थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी, उन लोगों ने उनके साथ लड़ाई की, युद्ध किया, और नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है ये युद्ध किया गया। 80-year-old कंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, और 80 ईयर मतलब 80 साल के कुंवर सिंह जो कहाँ के थे, बिहार के थे, उनके कलाई में एक बुलेट लगी, मतलब गोली लगी, और वो देखिए क्या कह रहे हैं, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि मदर गंगा ये मेरी आखिरी ऑफरिंग मतलब आखिरी चढ़ावा आपके लिए है मेरे जीवन का। तो इस तरह से अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लीडर्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ाई की, ठीक है। तो दिस वॉज द चैप्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ आर फर्स्ट फाइट ऑफ फ्रीडम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।